वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। आज के सेशन में हम अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर उसे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जेके एसएसबी ने किस तरीके से पेपर फ्रेम किया है और क्या एज पर सिलेबस ही क्वेश्चन आए थे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी, ये सारी चीजें हम आज के पेपर में देखेंगे टू गेट एन आइडिया कि एसएसबी किस तरह से अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का जो एग्जाम किया है, किस तरह से ये पेपर जो है ड्राफ्ट किया था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस और अक्रॉस द सेक्शंस गिवन इन द सिलेबस। ये एग्जाम 2024 में कंडक्ट किया गया था, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आगे का जो आपका अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम है दैट इज एक्सपेक्टेड कि 2026 में वो आपका हो जाएगा, जिसके फॉर्म फिलिंग के डे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग के जो डेट्स हैं अभी चल रहे हैं, फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि आप फॉर्म फिल करें। देन इफ यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम और आप स्टार्ट करने वाले हैं, इन बोथ द केसेस प्रीवियस ईयर पेपर को देखना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। आज के सेशन में हम यही अटेम्प्ट करने वाले हैं, यही देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एसएसबी ने लास्ट एग्जाम अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के एग्जाम में पूछे थे। कमिंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका जनरल साइंस सेक्शन से है। जनरल साइंस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा एंड इट इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। सिंपली वी हैव आइडेंटिफाइड कि क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज। क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर दैट आइडिया लगा ले कि जो सिलेबस में टॉपिक गिवन है डायरेक्टली वो प्रिपेयर करें, डेप्थ प्रिपेयर करें। आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि नीचे दिए गए में से ऑप्शन ए बी सी डी में से 4 में से कोई एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। फॉर दैट आपको आइडिया होना चाहिए कि कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है। डियर स्टूडेंट्स, अ कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दैट स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में एक डिजीज ट्रांसमिट होती है, फैल जाती है, उस डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो ऑप्शंस में से ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज और रिंगवर्म, इनमें से डियर स्टूडेंट्स जो कम्युनिकेबल डिजीज है या जो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है वो डायबिटीज है। डायबिटीज आप याद रखेंगे, डायबिटीज इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। वाई? बिकॉज इट डज नॉट स्प्रेड ईदर बाय कॉन्टैक्ट। जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है ईदर बाय कॉन्टैक्ट, एयर और एनी अदर मीडियम, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस फैलता है बाय एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट, इन्फ्लुएंजा फैलता है, रिंगवर्म फैलती है। ठीक है, ये डिजीजेस फैलती है व्हिच मींस दे आर कम्युनिकेबल बिकॉज दे स्प्रेड फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट। बट इन केस ऑफ डायबिटीज नहीं फैलती है इन एनी बाय एनी कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और वन पर्सन टू अनदर। देन यहां 2-3 आइडियाज आपको लग जानी चाहिए। वन, फ्रॉम द साइंस सेक्शन ऑफ बेसिक क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस हैज बीन आस्क्ड बाय द जेके एसएसबी। सेकंड, कि आप जब इन चीज़ों को पढ़ें तो थोड़ा इन डेप्थ पढ़ें और साथ साथ आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनको भी प्रैक्टिस करते जाएंगे एज पर द फॉर्मेट और द स्ट्रक्चर जो आपने बनाया हुआ है फॉर योर प्रिपरेशन, सो दैट कि आफ्टर रीडिंग द टॉपिक, फॉर इंस्टेंस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यू विल प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एम्पल अमाउंट और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज टू गेट एन आइडिया कि कहां से पूछा जा सकता है। एंड द सेम अटेम्प्ट वी आर डूइंग टू एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एसएसबी ने किस तरह से इस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं, कहां से पूछे हैं और किस लेवल के पूछे हैं। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम द पेपर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 में एग्जाम लिया गया था। दिस पेपर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज, रीड इन डिटेल, वाई टू गेट एन आइडिया कि जेके एसएसबी कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कहां से पूछ रखे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको एक कॉलम में विटामिन दिए हैं, एक कॉलम में डेफिशिएंसीज दी है। पूछा है कि किस विटामिन की वजह से मैच करने हैं आपको, बट द एक्चुअल क्वेश्चन इज कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी कमी होती है, किस विटामिन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, इस पे क्वेश्चन पूछा है। व्हिच मींस द क्वेश्चन हैज आस्क्ड, क्वेश्चन नंबर 2 हैज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द विटामिन्स टॉपिक, सब टॉपिक जो आपके साइंस वाले सिलेबस में है। अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। विटामिन ए की वजह से क्या एनीमिया डेफिशिएंसी होती है? डियर स्टूडेंट्स, नो, विटामिन ए की वजह से एनीमिया की डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो कौन सी डेफिशिएंसी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस इज वन सच डेफिशिएंसी। नाइट ब्लाइंडनेस इज, डियर स्टूडेंट्स, वन सच डेफिशिएंसी जो विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकती है। और भी कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, बट एनीमिया surely is not the deficiency caused by vitamin A, deficiency of vitamin A, right? Coming to the option 2, विटामिन सी पे आ जाते हैं। विटामिन सी में विटामिन सी की कमी से क्या स्किन डिजीज होती है? नो डियर स्टूडेंट्स, तो अगर स्किन डिजीज विटामिन सी की डेफिशिएंसी से नहीं होती है तो कौन सी डिजीज होती है? व्हिच मींस ये भी गलत कॉम्बिनेशन है। देन स्कारवी डियर स्टूडेंट्स, डेफिशिएंसी है जो होती है ड्यू टू द डिजीज है जो कॉज होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। और ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग
गम्स हो सकती है आपको ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, बट जो जनरल स्किन डिजीज है, ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने पूछा है, वो विटामिन सी की कमी से नहीं होती है। कमिंग टू द विटामिन डी, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिकेट्स होते हैं, राइट? रिकेट्स एक डिजीज हो सकती है, और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से वेरी डिजीज हो सकती है, राइट? विटामिन जो B1 है वो उसकी वजह से आपको इट में लीड टू बेरी डिजीज, राइट? सो द ऑप्शन सी, आंसर टू आवर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एंड डी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वी गॉट एन आइडिया कि सी एंड डी आर करेक्टली मैच्ड, जो हमें पूछा भी गया था कि करेक्टली आप मैच करें। तो क्वेश्चन आपने यहां से जाना है कि द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द विटामिन सेक्शन, डायरेक्टली गिवन इन द सिलेबस, एंड किस विटामिन की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज होती है, वो ऑप्शंस वहीं से मैच किए गए थे, हमने करेक्टली मैच ढूंढने थे, एंड वी रीच टू द कंक्लूजन सी एंड डी। तीसरा क्वेश्चन इसी एग्जाम में जो पूछा है, डियर स्टूडेंट्स, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन। फूड कैन्स जो हम यूज करते हैं, जो उनकी कोटिंग टिन से की गई होती है इंस्टेड ऑफ जिंक। व्हाई? वी हैव टू गिव द रीजन, और रीजंस नीचे ऑप्शन ए बी सी डी में दिए गए हैं, और हमने करेक्ट रीजन को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाई द फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक। सिंपल एक्सप्लेनेशन टू दिस, डियर स्टूडेंट्स, एक बेसिक साइंस अगर आपने पढ़ी है, अच्छे से इस सेक्शन को कवर करेंगे, देन यू विल गेट एन आइडिया, और आप जानेंगे ये कि जो जिंक होता है, व्हाई द फूड कैन्स आर नॉट कोटेड विद जिंक, इज बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जो भी केमिकल्स फूड में जो भी केमिकल्स होते हैं, अगर उसे उस टिन में रखें जो जिंक से कोटेड है, फूड केन्स विच आर कोटेड विद जिंक, अगर उनमें ये फूड हम रखें जो इसमें केमिकल्स होंगे, वो इस जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे। व्हाई? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, दैट इज व्हाई द फूड केन्स आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक। तो ये आपने याद रखना है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, दैट इज व्हाई जो फूड में केमिकल्स होते हैं, जो फूड में हमारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, दे आर दोज प्रिजर्वेटिव्स और दोज इंग्रेडिएंट्स, दे आर केमिकल्स, वो जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, बिकॉज जिंक इटसेल्फ इज मोर रिएक्टिव। तो हमारा फूड उसमें सेफ भी नहीं रहेगा। वन सेकेंड इंपॉर्टेंट इज कि वो हम उसमें उसे प्रिजर्व भी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई टिन इज मोर an appropriate option for food cans to coat with. Then the answer to our question is zinc is more reactive than option B. Zinc is more reactive than tin. ये आपने याद रखना है। नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम फूड चेन डायरेक्टली। ये सिलेबस में गिवन है, अगर आपने FA का सिलेबस देखा है, प्रीवियस सिलेबस जो 2024 में जिसका एग्जाम लिया गया है, तो फूड चेन डायरेक्टली दी गई है। क्वेश्चन फूड चेन पे कि कौन सी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से फूड चेन कॉन्स्टिट्यूट करता है। अबाउट द फूड चेन हम जानते हैं कि फूड चेन क्या फॉलो करती है। ये फॉलो करती है फ्रॉम हर्बीवेयर, ओमनीवेयर से ये स्टार्ट होती है, ठीक है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ऐसे ये फॉलो हो जाता है, राइट? सो इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या याद रखनी है, आउट ऑफ द आप क्या ग्रास वीट को कंज्यूम ये करती है, इज द वीट डिपेंडेंट अपॉन ग्रास एंड मैंगो डिपेंडेंट अपॉन वीट फॉर लाइफ, फॉर गेटिंग फूड, ठीक है? क्या ये ऑप्शन सही है? नो, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ग्रास एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है? देन गोट ग्रास पर डिपेंडेंट है, एंड ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन गोट। कमिंग टू, इसको ऐसे समझा जा सकता है, जो ग्रास है, दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट बाय द वे, ग्रास इज प्रोड्यूसर, ग्रास प्रोड्यूसर है। कमिंग टू जो ऑप्शन में दिया गया गोट, ये हर्बीवोर है, ठीक है? कमिंग टू द ह्यूमंस, ये ओमनीवोर्स हैं। कमिंग टू द ह्यूमंस, ये ओमनीवोर्स है, ठीक है? ये इट्स अ करेक्ट फूड चेन। ग्रास एक प्रोड्यूसर, गोट हर्बीवर जो ग्रास पे डिपेंडेंट है, ओमनीवोर जो गोट पे डिपेंडेंट है, ठीक है? फॉर फूड, ये करेक्ट फूड चेन है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर आप सी और डी ऑप्शन पे आएंगे, ये भी गलत ऑप्शन हैं, ठीक है? आप अगर इनको मिला लें इसी फूड चेन के जो उसका ऑर्डर है उसी के हिसाब से, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस आंसर इज टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पूछे हैं और उनके मेजरिंग यूनिट्स, विच मीन्स यूनिट्स से क्वेश्चन पूछा गया है, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स, उससे डायरेक्टली साइंस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा है। द क्वेश्चन 2 कॉलम्स है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स एंड मेजरिंग यूनिट्स। एक तरफ से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स दिए गए हैं एज ABCD ऑप्शन, एंड उसके साथ इन्होंने मैच किया है यूनिट्स। आपने बताने हैं कौन सा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर करेक्टली मैचड है विद द मेजरिंग यूनिट। क्या पावर का यूनिट वॉट है? डियर स्टूडेंट्स, क्या पावर का यूनिट वॉट है? यस, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या करंट का यूनिट वोल्ट है? नो, इट्स नॉट वोल्ट। क्या फ्रीक्वेंसी का मेजरिंग यूनिट हर्ट्ज है? ट्रू। क्या रेजिस्टेंस का यूनिट एम्पेयर है? नो। तो अगर पावर का यूनिट वॉट है तो ये सही है। देन करंट का यूनिट वोल्ट नहीं है तो क्या है डियर स्टूडेंट्स? इट्स एम्पेयर। ये भी याद रख लें आप।
वी आर ट्राइंग टू एनालाइज एंड डिस्कस द पेपर टू गेट एन आइडिया कि जेकेएसएसबी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है विजावी द सिलेबस के हिसाब से, वो हमने देखना है, देखने की कोशिश करनी है, राइट, और ट्राई टू गेट एन आइडिया कि हम भी किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को रखें। एंड फ्रीक्वेंसी की मेजरिंग यूनिट जो है इट्स हर्ट्स, इट्स ट्रू। Then what is, if the ampere is not the measuring unit of resistance, then what is the measuring unit of resistance? It's ohm. It is ohm, dear students. So option A and C जो है ये correctly matched है, तो A and C is in the option B. Option B is correct answer to this question number 5. Number 6 question, dear students, is, इसको देखने की कोशिश करते हैं। Consider the following pairs. आपको सोडियम, कार्बन, सल्फर एंड कोबाल्ट दिया गया है और इनके सामने सिंबल्स दिए गए हैं और हमें मैच करना है कि कौन सा सिंबल करेक्टली मैच्ड है और कौन सा नहीं है, उन्हें मैच करना है। तो नीचे ऑप्शंस में हमें दिया गया है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, हमें इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो करेक्टली मैच होगा। लेकिन ये क्वेश्चन हम तब सॉल्व कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि सोडियम का सिंबल क्या है, कार्बन का सिंबल क्या है, इन्हीं में से एक होगा। सल्फर का सिंबल क्या है, कोबाल्ट का सिंबल क्या है। डियर स्टूडेंट, सोडियम का सिंबल Na है, कार्बन का जो सिंबल है दैट इज C, सल्फर का S है एंड कोबाल्ट का C एंड O। अगर आप इसे इस तरह से जोड़ेंगे, सोडियम का Na और कार्बन का आपका C, सल्फर का आपका S और कोबाल्ट का ऐसे जोड़ेंगे, देन डियर स्टूडेंट्स योर ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 6। सो इंपॉर्टेंट यहां आपको क्या याद रखना है कि आपको साइंस सेक्शन में भी, क्योंकि ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं गिवन है, दिस इज नॉट गिवन डायरेक्टली इन द सिलेबस दिस टॉपिक, बट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द periodic table. Coming to question number 7, dear students, the question has been asked: forces that act for a limited period of time are referred as, dear students, those forces which act for very short duration. जो फोर्स वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट करते हैं, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं सडन चेंज in momentum. Dear students, the force that acts for a very short duration, providing sudden change in momentum, they are referred as, dear students, they are referred as impulsive forces. Not interval forces, not interrupting forces, not short forces. What in the science of physics terminology we call that impulsive forces. ये आपको याद रखना है. It's the simple question asked from the science section in the FA 2024 examination. Coming to the number 8 question. Number 8 question आपको पूछा गया है. It's simple and direct question. Who was the first scientist to use the term SMOG and define its layers? सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने टर्म SMOG का यूज किया है और इसके लेयर्स डिफाइन किए हैं? नीचे ऑप्शन 4 है, इन्हीं में से कोई एक होगा. यहां इस क्वेश्चन का आंसर या इसको डिस्कस करने से पहले, बिकॉज इट इज सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ थियोरेटिकली डिस्कस नहीं करना है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्योंकि ये सिलेबस में आपके साइंस सेक्शन में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, बट कि आपको फर्स्ट साइंटिस्ट, लास्ट साइंटिस्ट पूछा जाएगा, किसने कौन सी टर्म दी गई ये पूछा जाएगा. बट क्वेश्चन नंबर 8 से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि एसएसबी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, तो हमें अपनी तैयारी को वैसे रखने की कोशिश करनी है, वैसे हमें अपनी तैयारी को रखना है. डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर हेनरी एंटोनियो वाज द फर्स्ट, और इनको शॉर्ट में एच एंटोनी भी कहा जाता है, एच एंटोनी, और डॉक्टर हेनरी एंटोन is the person or the scientist who used the SMOG term for the first time. ये आपने याद रखना है. In the year 1905, it was the year 1905 जब इन्होंने SMOG term का यूज किया. It's an acronym. जो SMOG, it is the term which is the summation of two terms, SMOK, smoke plus fog. Smoke plus fog को मिला के SMOG term का इजाद हुआ है, and for the first time it has been used by Dr. Henry Anton in the year 1905. ये आपको याद रखना है. Number 9, आपको पूछा गया, consider the following statements. The first statement is, life on earth is possible due to greenhouse gases. Is life on earth possible due to greenhouse gases? Dear students, yes. But yes or no को हम फिलहाल छोड़ देते हैं. दूसरा स्टेटमेंट पर, increased emission of greenhouse gases is a natural process. Whether it is or not, हम इसको डिस्कस बाद में करते हैं. क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन हमारा ये है, which of the following above statement is true or true? कौन सा स्टेटमेंट ऊपर का सही है, क्या एक या दोनों या कोई नहीं, ये हमने बता देना है. ऑप्शंस नीचे हमारे दिए गए हैं. सो क्वेश्चन जब हमने पढ़ा, क्या लाइफ अर्थ पे पॉसिबल है ड्यू टू ग्रीन हाउस गेसेस, इट्स ट्रू स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू. क्या इंक्रीज्ड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गेसेस एक नेचुरल प्रोसेस है? डियर स्टूडेंट्स, नो, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट. जो एमिशन है, ग्रीन हाउस गेसेस का एमिशन है, इट इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस. दे आर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. हमारी वजह से
ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा, जो है ये सारी चीज़ों की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन में बढ़ोतरी होती है। यहाँ कहा है क्या ये नेचुरल प्रोसेस है? इट्स नॉट नेचुरल प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, आंसर टू आवर क्वेश्चन देन इज इट इज स्टेटमेंट 1, 2 बोथ नीदर, इट्स ऑप्शन ए। आइए हम आपके अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो एसएसबी ने फ्रेम किया है डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्वेश्चन नंबर 10 विच पूछा गया है, देयर इज इनफिनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ। ये सही है गलत है हम देखेंगे। स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स हम देख लेते हैं। वेस्ट फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ऊपर हमें बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, नीचे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, हम पहले देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है और कौन सा सही है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। कमिंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था, देयर इज इनफिनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ, क्या है? नो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई? हम सब डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल एंड दे आर लिमिटेड। Fossil fuels are exhaustible and limited. So this statement is false. Option A, which means option A जिस भी हमारे ऑप्शन में होगा तो वो आंसर सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 जगहों पे ऑप्शन ए आंसर है। हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, वही ऑप्शन हमें टिक करना है। ऑप्शन बी, सन कैन बी टेकन एज इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यस डियर स्टूडेंट्स, इट इज ट्रू। सन is an inexhaustible source of energy. Option 3 पे आते हैं, waste from a nuclear power plant can be easily disposed of. Is it true or false? It, dear students, is false statement. Why? Because nuclear जो waste है हमारा, that cannot be easily disposed of because it is, reason आपको याद रखना है, because it is highly reactive. So आप ऊपर स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ए भी गलत है, हमें बताना था कि गलत कौन कौन सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी भी गलत है। सो ए एंड सी इज आंसर टू द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। सो हम यहां पे इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ऑप्शन सी इज आंसर टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, व्हिच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन। जो वैष्णो देवी मंदिर हमारा है डियर स्टूडेंट्स, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा गया था एसएसबी में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो था ही। जिन्होंने शैलो पढ़ाई की है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर सेक्शन की, उनके लिए थोड़ा बहुत ट्रिकी था। जो वैष्णो देवी मंदिर है ये किस हिल पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट्स। इट इज लोकेटेड ऑन त्रिकुटा हिल्स। मगर याद रखना कंफ्यूजिंग क्यों था, इट इज लोकेटेड ऑन त्रिकुटा हिल्स, राइट, इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में ये हिल है या वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। कौन से हिल पे? त्रिकुटा हिल पे। ये आपको याद रखना है। कहां? जम्मू एंड कश्मीर में, या जम्मू रीजन की अगर बात हो तो जम्मू एंड कश्मीर आप याद रख सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज आंसर टू आवर क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नंबर 12 पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहां थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, इन कीवर्ड्स को आप एग्जाम में भी हाईलाइट किया करें, यहां कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच मींस कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, दांडी मार्च कब हुआ था, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था। दांडी मार्च, जलियांवाला बाग, लखनऊ पैक्ट, इनके बारे में पूछा। इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और उन्हीं में से एक आपका आंसर हो सकता है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपको डेट्स याद होंगे कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, 1919 में, और दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में। मॉडर्न हिस्ट्री पे भी बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री बुनियादी थोड़ी बहुत नजर है, तो ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं आराम से। लखनऊ पैक्ट ये स्टूडेंट्स 1916 में हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, बड़ा मशहूर, 41 42 कहा जाता है, तो टू बी स्पेसिफिक 42, राइट। अगर हम इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालें तो पहला हमारा लखनऊ पैक्ट आता है, ऑप्शन सी, पहला लखनऊ पैक्ट, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, ये हमारा 2, ये हमारा 1, देन दांडी मार्च 3 एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट 4। अगर इस ऑप्शन को आप मिलाएंगे डियर स्टूडेंट्स, देन ऑप्शन सी इज आंसर टू योर क्वेश्चंस। ये डेट्स आपको याद रखने हैं, आइडिया लग जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में, हिस्ट्री सेक्शन में जेकेपीएससी ने क्या पूछा है, मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारी चीजें पूछी हैं, राइट। आंसर क्या है हमारे क्वेश्चन का, वो हमने मिला लिया यहाँ पे। कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 डियर स्टूडेंट्स। नंबर 13 में आपसे क्वेश्चन इसी एफए एग्जाम में पूछा गया है, इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड। जो पहला स्टूडेंट्स पहला लेजिस्लेचर प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का था। आपको पता है कि प्रिंसली स्टेट किसे कहते हैं? अगर नहीं पता, थोड़ी इस पे स्टडी कर दीजिए। ये प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थे जिन पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली रूल नहीं कर रही थी, बट इन पे जो छोटे छोटे राजा थे, महाराजा थे, वो रूल कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टली जो ब्रिटिश क्राउन का जो रूल था वो इन स्टेट्स पे नहीं था। कुछ ऐसे स्टेट्स थे, इनमें से जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था जो फर्स्ट लेजिस्लेचर इस प्रिंसली स्टेट का बना। उसे हम क्या कहते हैं? क्या इसे प्रजासभा, राज्यसभा, विधानसभा या महासभा कहते हैं? ये स्टूडेंट्स, जब जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बनी प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये महाराजा हरी सिंह जो हैं, महाराजा हरी सिंह जी के टाइम में बनी है इन 19
1934 में, और इसे हम प्रजा सभा कहते थे। पहली बार जो ये बनी इसे प्रजा सभा कहा जाता था। इन 1934 पहली लेजिस्लेचर बनी इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह जी के टाइम में, और इसे हम प्रजा सभा कहते थे उस टाइम में। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। लेट मी रीड क्वेश्चन फॉर यू, और इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। जब भी डियर स्टूडेंट्स ऑफ ये पढ़ेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं जब जियोग्राफी सेक्शन ऑफ तैयार करेंगे एग्जाम्स के लिए, देन रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रिवर सिस्टम को इस तरह से पढ़ें कि आपको सब पता हो कि रिवर सिस्टम में मेन रिवर्स कौन से हैं, कि ट्रिब्यूटरीज कौन सी है वो अलग से लिखें, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी हैं वो अलग से लिखें, ठीक है। रिवर सिस्टम कोई भी टॉपिक आपने कवर करना है फ्रॉम द सिलेबस, द पॉइंट इज कि इसको इन डेप्थ समझना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हो, और साथ में आप फैक्ट्स वगैरह गैदर करें। डिस्ट्रीब्यूटरीज ये सारी चीज़ें किस रिवर की कौन कौन सी है मेंशन करके इन्हें मेमोराइज करना है। ये क्वेश्चन पूछा है, तो जब आपने रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम जो है अच्छे से पढ़ा होगा, और स्पेशल फोकस आपने जम्मू एंड कश्मीर में रखा, कश्मीर पे के रिवर्स पे रखा होगा, तो आप इसको इजीली आंसर कर पाएंगे। सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर जो है वो आपको बता देते हैं। इट इज़ डियर स्टूडेंट्स, आउट ऑफ द ऑप्शंस आपका वैशु है, सिन्नाला है, वेरीनाग है एंड रमशी है। यहाँ पे भी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। वो कंफ्यूजन भी क्या हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट द आंसर एंड टू द क्वेश्चन नंबर 14 इज, और ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम जो है, जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ट्रिब्यूटरी कौन सी मेंशन की गई है, वो सिंध नाला रिवर है डियर स्टूडेंट्स। सिंध नाला जो है, सिंध नाला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, ये आपको याद रखना है। दिस इज आंसर टू अ क्वेश्चन। बट एक्चुअली जो रिवर है, जो यहाँ पे वेरीनाग के ऑप्शन में, जो डियर स्टूडेंट्स वाई वेरीनाग, बिकॉज ये इसका सोर्स है, तो इस पर कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। सिंध नाला is the tributary of river Jhelum. Coming to the question number 15 dear students. नंबर 15 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके सिलेबस में भी गिवन है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। तो इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, इस पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। एज पर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 19, यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज, कौन सी यूटी एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन सी यूटी बनाई गई विदाउट लेजिस्लेचर? तो दिस शुड बी इजी फॉर यू। क्या जम्मू थी, जम्मू कश्मीर, कारगिल और लद्दाख? तो डियर स्टूडेंट्स, जो यूटी बनी थी एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, वो यूटी तो जम्मू कश्मीर भी बनी और लद्दाख भी बनी, 2 यूटीज बनी। बट विदाउट लेजिस्लेचर जो यूटी बनी वो लद्दाख है। आंसर टू आवर क्वेश्चन इज लद्दाख। और लद्दाख जैसी एक और यूटी है, वो है चंडीगढ़, विच इज अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। ये भी आपको याद रखना है। नंबर 16 इज, फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें कंसिडर करने हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? खुद डांस इज परफॉर्म्ड टू ऑनर द गॉड्स, लोक देवताज, एज द थैंक्स गिविंग रिचुअल। इज इट ट्रू और फॉल्स? हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। नंबर 2 स्टेटमेंट इज, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन फेस्टिव ओकेशंस लाइक ईद एंड रमजान डेज आर गोइंग। क्या ये तब प्रैक्टिस किए जाते हैं ये खुद डांस? हमें बताना है। द क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? डियर स्टूडेंट्स, जो खुद डांस है ये इट्स परफॉर्म्ड टू ऑनर द गॉड्स, लोक देवताज, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है। और फॉरवर्ड एज द थैंक्स गिविंग रिचुअल, ये जो खुद डांस है, इट्स डियर स्टूडेंट्स अ ट्रेडिशनल, ये भी आपको याद रखना, इट्स अ ट्रेडिशनल डोगरा फोक डांस। ट्रेडिशनल डोगरा फोक डांस है ये। सो इफ इट इज अ ट्रेडिशनल डोगरा फोक डांस, इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड ऑन फेस्टिव ओकेजन्स ऑफ ईद और रमजान। इसमें ये नहीं किए जाते, प्रैक्टिस नहीं किए जाते। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओनली आंसर टू आवर क्वेश्चन इज ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17 डियर स्टूडेंट्स, जो इसी एग्जाम में पूछा गया था। नंबर 17 इज, व्हिच ऑफ द प्लेसेस इज नोन एज गेटवे टू द कश्मीर वैली। गेटवे टू द कश्मीर वैली किसको हम कहते हैं, ये हमने बताना है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। बात की गई है कश्मीर वैली की। कश्मीर वैली का गेटवे कौन है, ये आपने बता कौन सी जगह है। तो जम्मू। तो अगर एज पर ऑप्शंस हम देखें, इट्स जम्मू, इट्स नॉट लेह, इट्स नॉट लद्दाख, और नन ऑफ द अबो भी नहीं, बिकॉज सारी जो रूट है, ऑल मेजर रोड्स एंड रेल रूट्स जो है इंटर कश्मीर वैली में जम्मू से ही होते हैं। तो जम्मू में भी स्पेसिफिक जगह है, स्पेसिफिक क्वेश्चन में नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई हियर द जम्मू इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, बड़े बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन। नंबर 18, विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। कौन सा पास जम्मू कश्मीर को लद्दाख से पास करता है? दिस शुड बी सिंपल इजी आंसर फॉर यू। ये जोजिला पास है, इट्स द जोजिला पास, ऑप्शन बी, विच इज आंसर टू योर क्वेश्चन। ये पास जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 19, इसको हमने देखना है कि इसका आंसर कौन सा है। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके, विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है जम्मू कश्मीर की? तो ऑफिशियल लैंग्वेज, हियर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो इस पे बाद में बहुत सारी चीजें भी सामने आई, बट हियर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज उर्दू। अगर यहां पे 19 पे थोड़ा सा हम 1-2 मिनट बिता देते हैं। जो डियर स्टूडेंट्स, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल
लैंग्वेज एक्ट की बात करें जो 2020 है, उसके हिसाब से कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, 1 2 3 4 5 ये लैंग्वेजेस ऑप्शनल लैंग्वेजेस करार दी गई है। बट अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में ये चारों लैंग्वेजेस मेंशन है, हिंदी भी, उर्दू भी, कश्मीरी भी और इंग्लिश भी। बट एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शनल लैंग्वेज एक्ट 2020 जो है, उसमें ये सारी लैंग्वेजेस जो है हमारे ऑप्शंस में, ये सारी लैंग्वेजेस ऑप्शनल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की। नाउ व्हाट इज द इशू विद द क्वेश्चन? अगर ट्रेडिशनली हम माने, जो हम जानते हैं, उर्दू को प्राइमरी ऑप्शनल लैंग्वेज यूज किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड एज पर द बिफोर दिस एब्रोगेशन ये ऑप्शनल लैंग्वेज उर्दू वाज ऑप्शनल लैंग्वेज ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। बट अगर आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है तो उर्दू इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नंबर 20 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पहले वो स्टेट्स हमें देखने हैं कि नॉर्थ में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, फिर आगे चल के सेंटर में जाएंगे, फिर आगे चल के साउथ तक हम चले जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश नॉर्थ साउथ में आता है, ये देखना है। तमिलनाडु नॉर्थ साउथ में, सेंट्रल में आता है, कहाँ आता है, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। इस हिसाब से हमें ऑप्शंस नीचे देख के आंसर करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो हिमाचल प्रदेश है ये नॉर्दर्न स्टेट है, इट्स नॉर्दर्न स्टेट। मध्य प्रदेश जो है इट्स सेंट्रल इंडिया में ये फॉल करता है, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। सिमिलरली तेलंगाना ये साउथ सेंट्रल इंडिया में फॉल करता है, और जो तमिलनाडु है ये साउदर्न मोस्ट स्टेट है। तो अगर हम इसको लेके चलें, देन हिमाचल प्रदेश वुड बी द फर्स्ट स्टेट। सेंट्रल इंडिया में एमपी, मध्य प्रदेश ये दूसरा स्टेट आएगा, ठीक है। सिमिलरली मध्य प्रदेश के बाद हमारा तेलंगाना और तमिलनाडु, इस तरह से जोड़ेंगे फ्रॉम नॉर्थ तो सेंट्रल इंडिया टू साउथ सेंट्रल इंडिया टू साउदर्न मोस्ट स्टेट। तो हमारा ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स सी हमारा बन जाता है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके FAA एग्जाम, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम 2024 हम एनालाइज और डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गेट एन आइडिया कि JKSSB क्या पूछ रखा है एंड क्या पूछने वाला है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है और किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछ रहा है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक कॉलम में पेयर्स दिए गए हैं और सेकंड कॉलम में नेम ऑफ स्टेट्स दिए गए हैं। एक कॉलम में आपके डिफरेंट पार्क्स के नाम है और दूसरे में द स्टेट्स इन विच दीज पार्क्स आर लोकेटेड। आपको बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये किस स्टेट में पड़ती है। स्टूडेंट्स आप बताएं किस स्टेट में पड़ती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम स्टेट में लोकेटेड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस स्टेट में पड़ती है, ये उत्तराखंड में पड़ती है डियर स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ती है। जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ये किस स्टेट में पड़ती है, ये राजस्थान में पड़ती है, ये राजस्थान में लोकेटेड है। और गिर नेशनल पार्क ये हम सबको पता होना चाहिए, गुजरात में पड़ती है। एंड हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो हमें बताना था कि करेक्टली कौन कौन सी पेयर मैच्ड है। वो पेयर नीचे ऑप्शंस में अलग अलग 4 पेयर्स दे रखी हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क असम में, सो ए का 4 है। सिमिलरली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है बी का 3 है, ये हमारे स्टेट उत्तराखंड में है। सिमिलरली राजस्थान में हमारी रणथंभौर और गिर गुजरात में है। तो ऑप्शन सी इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं, जो करंट पे पूछा गया है। आपको अगर थोड़ा सा आइडिया इसका हो तो ये करंट पे पूछा गया है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके क्वेश्चन में आए तो कीवर्ड को हाईलाइट किया करें। हमें बताना कि कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ है और कौन सा इवेंट उसके बाद और कौन सा इवेंट सबसे लास्ट पे हुआ है। इस तरह से हमें इनको ऑर्डर करना है बेस्ड ऑन द डेट ऑफ द इवेंट। जो G20 समिट जो है, G20 समिट ये कब हुई थी डियर स्टूडेंट्स? से जुलाई 14 2023 को हुई थी। डेट्स आप याद रख लें। ICC वर्ल्ड कप फाइनल 2023 वहीं से दिया गया है। 2023 कब हुई है ICC वर्ल्ड कप? ये नवंबर, याद अगर आपको होगा, 19 2023 को हुई है। सिमिलरली चंद्रयान 3 कब हुआ है वो आपको बताना है। ये जुलाई 14 2023 जो समिट है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, जुलाई 14 2023, लेकिन जो G20 समिट हुई है ये सितंबर 9-10 2023, सितंबर 9 एंड 10 2023 में हुई है। ये इवेंट जो COP28 COP28 जिसे हम कहते हैं दुबई में हुई है, नवंबर दिसंबर 2023 में हुई है। अगर इसके बेस्ड पे हम देखें, हमारे ऑप्शंस को देखें, देन द अर्लीस्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम देखें, जुलाई 14 सबसे पहला है, विच मीन्स सी इज द फर्स्ट। सिमिलरली उसके बाद से जुलाई 14 फर्स्ट, उसके बाद सितंबर, नवंबर दिसंबर सितंबर ए G20 समिट हुई है, सितंबर 9-10 2023। उसके बाद नवंबर 19 हमारा ऑप्शन बी। सिमिलरली जो COP क्लाइमेट समिट इन दुबई हुई है, नवंबर दिसंबर 2023, तो डी ऑप्शन ए इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स। ये कंक्लूजन पे इस तरह से आप पहुंचेंगे बाय रिमेंबरिंग द डेट, बाय रिमेंबरिंग द इंपॉर्टेंट डेट्स डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखनी है। बट दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज आपको जो नया एग्जाम देना है, नया एग्जाम अपेयर होना है, तो उसके करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर्स को साथ साथ प्रिपरेशन के साथ साथ कवर करते रहना है। दैट्स व्हाई इट्स पॉसिबल देन कि आप यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जो करंट डेवलपमेंट्स पे पूछे गए हैं।
23 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे स्टेटमेंट कुछ है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बता देना है। अब ये स्टेटमेंट्स देख लेते हैं और इनमें से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। रबी क्रॉप्स आर सोड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। रबी क्रॉप्स कब हम सो करते हैं, अक्टूबर नवंबर में। डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। We sow or the rabi crops are sowed between October and November. Rabi crops require a lot of water. Dear students, rabi crops require a lot of water. It is a false statement. They don't require a lot of water. Rabi crops needs warm weather for growth. Do they need warm weather for growth? No, they need cold climate. Rabi crops need cold climate. So this again is false. तो हमें बताना था करेक्ट कौन सा है। करेक्ट हमारा ऑप्शन ए है, ओनली ए। ऑप्शन ए इज आंसर टू आवर क्वेश्चन। नंबर 24 पे आ जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एंड डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मींस, सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किसे कहते हैं। नीचे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ रेट ऑफ मेल एंड फीमेल, नो। डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज, क्या ये ग्रोथ रेट है। नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। डियर स्टूडेंट्स, जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को मेजर करते हैं या इसकी डेफिनेशन देते हैं, इट इज द नेचुरल इंक्रीजिंग रेट। इट इज इक्वल टू जो नेचुरल, डियर स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इट्स अ नेचुरल, इट इज अ नेचुरल इंक्रीज रेट जो किसके बराबर होती है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। यहां पे ऑप्शन डी में आपको दिया गया है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये ही है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एंड आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25। 25 में आपको पूछा गया है, डियर स्टूडेंट्स, व्हिच टूरिस्ट प्लेस कलोहाई ग्लेशियर इज लोकेटेड। कौन सी टूरिस्ट प्लेस, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है या मनसबल है, इनमें से कौन सी टूरिस्ट प्लेस जो है कुल्हाई ग्लेशियर पे लोकेटेड है। कुल्हाई ग्लेशियर जो है ये किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लोकेटेड है, ये आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, जो कुल्हाई ग्लेशियर है ये लाई करती है नियर लिद्दर वैली। ये आपको याद रखना है, कहाँ लाई करती है, नियर लिद्दर वैली। एंड जो इसका ट्रैक स्टार्ट होता है आरा पहलगाम से होता है, या अगर आप ट्रैकिंग करने गए तो आप जान चुके होंगे। सो लिद्दर वैली भी कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पहलगाम में है। तो क्योंकि पहलगाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन का मेंशन भी है तो पहलगाम इज आंसर। वाई? बिकॉज पहलगाम इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे कुल्हाई ग्लेशियर लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अब कंसिडर कर लें, एक साइड से लेक्स दिए गए हैं, एक साइड स्टेट्स, व्हिच मींस कि कौन सा लेक किस स्टेट में पड़ता है। हुसैन सागर कहाँ पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, हुसैन सागर आपका तेलंगाना में पड़ता है। पुलिकत लेक आपका कहाँ पड़ता है, सेकंड ऑप्शन पुलिकत लेक, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है, याद आप रखिएगा। ये आपका आंध्र प्रदेश / तमिलनाडु में पड़ता है। वाइस का रीजन बता देंगे आपको। जो डल लेक है ये बताने की जरूरत नहीं, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो लोकतक लेक है ये कहाँ पड़ता है, मणिपुर में। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी। आपका हुसैन सागर ये कहाँ फॉल करता है, हुसैन सागर आपका डियर स्टूडेंट्स तेलंगाना में फॉल करता है। सिमिलरली आप याद रखेंगे आपका पुलिकत लेक जो है ये आपका आंध्रा में पड़ता है, सिमिलरली आपका डल लेक जम्मू कश्मीर में पड़ता है, आपका लोकतक लेक ये मणिपुर में पड़ता है। इस इन लेक्स और स्टेट्स को जोड़ने के बाद आप देखेंगे योर ऑप्शन डी इज आंसर टू योर क्वेश्चन। आ जाते हैं अगले सवाल पे नंबर 26, जिसमें कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अजंता केव्स। अजंता केव्स के बारे में आपको पूछा गया है। अजंता केव्स स्टेटमेंट देख लेते हैं। अजंता केव्स वर टैग्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983। इज इट ट्रू और फॉल्स डियर स्टूडेंट्स? इट इज ट्रू। ऑप्शन बी और स्टेटमेंट बी आपको बताना इनमें से करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन भी देख लिया करें। करंटली दीज केव्स आर टेकन केयर बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। Is it true or false, dear students? It's true because Ajanta caves are taken care by the ASI presently. These caves are believed to be made in Gupta period and Vakataka period. क्या ये सही या गलत है, dear students? True. So all these three statements about the Ajanta caves are true. So our answer to our option, answer to our question number 27 is option D, all of above. Coming to question number 28. Who is popularly, dear students, आपको बता देना है कि who is popularly known as Great Old Man of India and why? वाई तो हम आपको समझाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है, वो इज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन 4 है बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से किसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? दादाभाई नौरोजी, इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वाई? बिकॉज ही वॉज द पायनियर नेशनलिस्ट लीडर। यहां से लिख देते हैं, ही वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर। ये मेंबर थे INC के, ये ऑथर थे। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, INC के मेंबर भी थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये ऑथर थे एक किताब के, जिस किताब का नाम आपको याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब उन्होंने लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। दीज आर सर्टेन रीजंस कि वाई, देयर आर अदर मल्टीपल रीजंस, बट इंपॉर्टेंट यहाँ मेंशन करना ये था कि दैट्स वाई हम दादाभाई नौरोजी को
पॉपुलरली इस नाम से जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग। अब और आपको फॉलो कंसिडर करना है। पैटर्न एग्जाम का देख लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस आपको जैसे पूछे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको मैचिंग के पूछे हैं, तो मैचिंग पे भी आप बड़ा फोकस करेंगे। एक साइड से डैम दिए गए हैं, एक साइड से स्टेट बताने हैं कि ये डैम है और किस किस स्टेट में पड़ते हैं। जो सरदार सरोवर डैम है ये आपका गुजरात में पड़ता है। जीएस अच्छे से पढ़ी है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। भवानी सागर डैम ये आपका कहां पड़ता है? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ये आपको देखना है, ठीक है। कोयना डैम कहां आपका पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और आपका थेरी डैम ये कहां? उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो जब आप इनको मैच करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा, दैट्स आंसर टू योर क्वेश्चन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30, और आपको कंसिडर द फॉलोइंग पेयर करनी है, आप तो पेयर ऑफ करते रहें, ठीक है। आपको एक साइड से तो फाउंडर पूछा है, ठीक है। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी कौन थे, दारुल अलम के फाउंडर कौन थे, मियां दीदो और ट्रीटी ऑफ लाहौर ये किनके नाम है, ठीक है, ये आपको बोल देना है। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन आपका है कौन सी पेयर करेक्टली मैच्ड है। नीचे ऑप्शंस में से आपने देखना है, पेयर्स को मिलाना है, फिर ऑप्शन जो करेक्टली मैच्ड पेयर आपकी बन जाएगी वही आपका आंसर भी होगा। इसके ट्रिक्स टिप्स भी हैं, वो अगले सेशंस में आपके साथ आराम से डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। हम आपको फैसिलिटेट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जो फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी है डियर स्टूडेंट्स वो महाराजा गुलाब सिंह है, आपको याद रखना है। महाराजा गुलाब सिंह इज द फाउंडर ऑफ महाराजा डोगरा डायनास्टी। जो दारुल अलम है ये किनके नाम है? ये भी दारुल अलम जो है, दारुल अलम रेबेलियन ग्रुप हेड जो है ये इनके नाम है। मियां दीदो जो है डियर स्टूडेंट्स, ये भी मियां दीदो जो है ये गुरिल्ला लीडर हु फॉट डोगरास, ये गुजरात के रिलेटेड नहीं है, गुरिल्ला लीडर माने जाते हैं। मियां दीदो एक, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि गुरिल्ला लीडर है हु फॉट डोगरा डायनास्टी, लेकिन ये इन में से किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर डियर स्टूडेंट्स महाराजा गुलाब सिंह जी जो है, महाराजा रंजीत सिंह के नाम होगी। द क्वेश्चन ये शायद रिवाइज हो गया था या क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि मियांदाद यहाँ गुजरात बचता है, तो मियांदाद गुजरात के साथ तो ये नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड टू गुजरात। ये नीचे दिए गए ऑप्शंस में अगर आपको कोई करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है इस आंसर, इस सवाल का, दिस क्वेश्चन ही गलत है। अगर आपको सही कोई ऑप्शन देना है डियर स्टूडेंट्स, देन ऑप्शन डी आपका सही बैठता है। इफ नॉट देन द क्वेश्चन मे बी शायद ड्रॉप किया गया होगा, ठीक है। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब शायद इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आने वाला है। द फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट। आपको सिंपल फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है, डेफिनेशन पूछी गई है फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, क्या फिक्स्ड कॉस्ट चेंज इन टोटल प्रोपोर्शन टू चेंज इन आउटपुट, जो आपका टोटल प्रोपोर्शन है या आउटपुट है, जब चेंज होगी इन टोटल प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन आउटपुट, क्या वो उसे हम टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पूछा है। क्या फिक्स्ड कॉस्ट पार्टली फिक्स्ड होता है, पार्टली वेरिएबल होता है इन रिलेशन टू आउटपुट। क्या फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट, क्या ये सेम रहता है ईच यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए, आपको बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, आपका द डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको बता देते हैं, इट्स मे बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इट्स द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज, पहले आप ये याद रखें, इट डू नॉट चेंज और डज नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट। ये आपका चेंज नहीं होता है, ये आपका चेंज नहीं होता है। क्या ये सेम रहता है फॉर ईच यूनिट? नहीं। क्या ये चेंज होता है इन प्रोपोर्शन टू द आउटपुट? नहीं, तब से फिक्स्ड कॉस्ट नहीं कहा जा सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट अगर पार्टली वेरिएबल हो तो तभी से फिक्स्ड नहीं कहा जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो चेंज नहीं होगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, स्पेशली फॉर शॉर्ट रन में ये चेंज नहीं हो सकता है। लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट को आप चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो सकता है, बट इन द शॉर्ट रन और फिक्स्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड आपका जो कॉस्ट चेंज नहीं हो, उसे फिक्स्ड कॉस्ट आप कहते हैं। 32, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आपको कैलकुलेट डियर स्टूडेंट्स प्राइम कॉस्ट करना है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि प्राइम कॉस्ट में कौन कौन सी चीज इंक्लूड होती है। द फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपके प्राइम कॉस्ट में इंक्लूडेड है। डायरेक्ट लेबर ये आपके प्राइम कॉस्ट में इंक्लूडेड है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिस एज वेल इज कंज्यूम्ड इन द प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में अगर ये तीन चीजें इंक्लूडेड है तो हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड विच इज 90,000 प्लस डायरेक्ट लेबर विच इज 60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज 20,000. The summation of this is your prime cost. इसका summation कितना है? 90,000 plus 60, 150, 170. 170,000. And option C is answer to your question. Coming to the next important question, question number 33, जिसमें आपको पूछा गया है supplier's personal account. Supplier's personal account is seen in. Supplier का जो personal account है इसे आप कहाँ सीन करते हैं? इसे आप कहाँ सीन करते हैं? इन द सेल्स लेजर, इन द नॉमिनल लेजर, इन द परचेज लेजर और इन द जनरल लेजर। डियर स्टूडेंट्स, इसे आप परचेज लेजर में देखते हैं। सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट
परचेज लेजर में हम दिखाते हैं। वाई? सप्लायर कौन होता है? क्रेडिटर। सप्लायर आपका क्रेडिटर होता है। इसका जो पर्सनल अकाउंट है ये हम कहां मेंटेन करते हैं? परचेज स्लैश क्रेडिटर्स लेजर, राइट? ये आपको याद रखना है। कमिंग टू योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। जो आपकी बुक कीपिंग है, अगर आपको स्टेप्स याद हो बुक कीपिंग के, आप पढ़ोगे, विल प्रिपेयर दिस अकाउंटिंग सेक्शन फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपको इज इट पता चल जाएगा इज इट फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग बुक कीपिंग। बुक कीपिंग डियर स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में ये कहां से स्टार्ट होता है? क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। यहां आपको याद रखना है दैट फर्स्ट बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इक्विटी एसेट और लाइबिलिटी के बराबर है, लाइबिलिटी एसेट प्लस इक्विटी, एसेट प्लस इक्विटी है, एसेट लाइबिलिटी प्लस इक्विटी है, इक्विटी बराबर लाइबिलिटी है। तो कौन सी इक्वेशन वो आपको बता देंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे एसेट्स हैं ये बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये आपको याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए। एसेट किसके बराबर होते हैं? एसेट बराबर होते हैं लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। सो योर ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। Coming to number 36, dear students. Number 36, which concept suggests exclusion of human resource in balance sheet? कौन सा concept suggest करता है exclusion of human resource in balance sheet? Is it accounting concept, account concept, money major concept, going concern concept or cost concept? Dear students, it is your money major concept जो suggest करता है exclusion of human resource in the balance sheet. Why? It records only जो money major concept है, dear students, it records only that can be expressed, it records only those items that can be expressed in monetary terms. Or human resource जैसे employee details, experience, etc. they are not recorded as assets because they cannot be measured, valued reliably in monetary units or terms. ये आपको याद रखना है। Coming to the another important question, number 37, इस पे बात करते हैं। Which of the following procedure should an accountant follow while preparing voucher? एक वोचर प्रिपेयर करते वक्त एक अकाउंटेंट को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए वो आपको बताना है। डियर स्टूडेंट्स, वेरीफाई द डेट, वो डेट वेरीफाई करेगा, अमाउंट वेरीफाई करेगा वोचर का, सिग्नेचर वेरीफाई करेगा, ट्रांजैक्शन डिटेल ऑन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, तो ये प्रोसीजर तो फॉलो करेगा ही। कंफर्म इफ एन ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी हैज अप्रूव्ड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये भी तो वेरीफाई करेगा। सेलेक्ट द टाइप ऑफ वोचर दैट विल बी यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन, ये भी तो करेगा। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। थोड़ा सा बता देते हैं, आप पहले प्रिपेयर वोचर करते हैं एज एन अकाउंटेंट, ये रिक्वायरमेंट है। फिर डेट को चेक करते हैं, अमाउंट चेक करते हैं, डिटेल्स चेक करते हैं, कौन सा वोचर है, करेक्ट टाइप ऑफ वोचर, ये कैश है, बैंक है, जर्नल कहां से होने वाला है, ये आप देख लेते हैं, करेक्ट वोचर टाइप ऑफ चेक करते हैं। सो ऑल ऑफ दिस फॉलोस इन द ऑल दिस इज द प्रोसीजर एंड इट इज गिवन इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर दैट एन अकाउंटेंट शुड फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग एनी वोचर। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नंबर 38 डियर स्टूडेंट्स। तो जब आप इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जब आप डियर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ वोचर को तैयार करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ वोचर को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, प्रिपेयर करेंगे फॉर एग्जामिनेशन, आपको पता चल जाएगा दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ वोचर प्रिपरेशन। नंबर 38 पे आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा बिजनेस डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ होता है ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? इज इट रिसीट, इनवॉइस, डेट नोट और नन ऑफ अबव? डियर स्टूडेंट्स, इट इज रिसीट। रिसेप्ट जो है आपका, ये वो बिजनेस डॉक्यूमेंट है जो होता है, जो प्रूफ होता है फॉर पेमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये आपको याद रखना है। अब ये इनवॉइस क्या है और डेट नोट क्या है, ये भी आपको देखना है। डियर स्टूडेंट्स, रिसीट इशू करता है, इज इशूड बाय सेलर, और रिसीट इज इशूड बाय सेलर टू बायर। व्हाई? एज ए प्रूफ ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। तो यही हमारा क्वेश्चन था, तो इसका हमने आंसर बोल दिया कि ये रिसीट है। देन व्हाट इज दिस इनवॉइस एंड दिस डेट नोट? डेबिट नोट, इनवॉइस क्या है? इट इज डिमांड। आपका इनवॉइस पे बात करते हैं। इट इज डियर स्टूडेंट्स डिमांड फॉर पेमेंट, नॉट प्रूफ ऑफ द पेमेंट, नॉट प्रूफ, ये आपको याद रखना है। अब आपका ये डेट नोट क्या है? इट इज रिडक्शन इन पेएबल, रिडक्शन
इन पेबल, राइट? सो अगेन दिस इज नॉट द प्रूफ. प्रूफ क्या होता है आपका? रिसीट. कमिंग टू द 39 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is in bank statement cash deposited is shown as. बैंक स्टेटमेंट में जब आप देखते हो वहां पे जो आप कैश डिपॉजिट करते हो वो एज डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंस, प्रॉफिट क्या दिखाया जाता है? जब बैंक स्टेटमेंट को आप देखोगे कैश आपने डिपॉजिट किया है तो कैसे दिखाया जाता है? दैट इज शोन एज क्रेडिट. व्हाई डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज बैंक ट्रीट्स योर अकाउंट एज बैंक्स लाइबिलिटी. व्हाई? बिकॉज जो हमारा अकाउंट है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है. जो बैंक का अकाउंट है दैट इज लाइबिलिटी फॉर द बैंक. हमारा अकाउंट जो बैंक में है, एक्स पर्सन है, इसका अकाउंट बैंक में है, दैट इज लाइबिलिटी फॉर बैंक. जब ये एक्स इसमें पैसा डालता है तो बैंक इसे क्रेडिट में शो करता है, राइट? जब आप बैंक में पैसा क्रेडिट कर देते हो, डालते हो, राइट, डिपॉजिट करते हो, देन बैंक शोज दैट मनी एज credit. Why? Because that is liability for the bank. Coming to the number next or 40th question, which is important one. What is deposit in transit in the bank reconciliation? जब आप बैंक reconciliation करते हो या देखते हो वहां पे जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है वो क्या होता है? क्या ये वो है जो ऐड हम करते हैं टू बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्ट करते हैं बैंक बैलेंस, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस और ऐड करते हैं कैश बुक बैलेंस में? ये आपको बता देना है. डियर स्टूडेंट्स, वी ऐड इट टू द बैंक बैलेंस. वी ऐड इट टू द बैंक बैलेंस. जो बैंक रिकंसिलिएशन में डिपॉजिट इन ट्रांजिट हो उसे हम ऐड करते हैं टू द बैंक बैलेंस. ये आपको याद रखना है. डिपॉजिट इन ट्रांजिट मीन्स जो मनी है, जो पैसा है, ये डिपॉजिट किया है बाई बिजनेस. ये पैसा डिपॉजिट किया है बाई बिजनेस इन द बैंक बट नॉट yet recorded by the bank. पैसा एक बिजनेसमैन ने बैंक में जमा किया है लेकिन बैंक ने भी इसे रिकॉर्ड नहीं किया है, इसे कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट और ये बैंक बैलेंस में ऐड किया जाता है.